आज से ठीक 2 दिन पहले जब ये दुनिया न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की रंगीनियों में खोई गई थी, हर बंदा अपने लिए प्लानिंग्स कर रहा था, अपने आने वाले साल को बेहतर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। कोई कह रहा था कि मुझे दुनिया घूमनी है, कोई कह रहा था मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, किसी का कुछ गोल था तो कोई कुछ और गोल बना के बैठा था। पर एक प्लानिंग कुदरत ने भी कर रखी थी। आज से ठीक 2 दिन पहले 1 जनवरी 2024 तकरीबन दोपहर के 4:10 पे 7.6 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले ने जापान को हिट किया। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 1 घंटे पहले तक 55 लोग हलाक हो चुके हैं और ना जाने कितनी हजारों बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। और वहां की गवर्नमेंट ने सुनामी वार्निंग भी दे दी और तकरीबन 1 लाख लोगों को घर खाली करने का बोल दिया गया है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इन 2 दिनों में ये पहला जलजला नहीं था। अभी तक जापान में जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं तकरीबन 550 जलजले आ चुके हैं और दिसंबर 2023 के महीने में तकरीबन 200-250 जलजले जापान में आए थे। आखिर जापान में इतने जलजले क्यों आते हैं, इसकी वजह क्या है और इसके पाकिस्तान के 2005 अक्टूबर के जलजले से क्या ताल्लुक है, आइए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं हुक्का वाला चैनल पे। जापान की तारीख का सबसे बदतरीन जलजला 1 सितंबर 1923 तकरीबन 1.5 लाख लोगों की जान ले गया। Is one of the most destructive natural disasters. Tokyo, the port city of Yokohama and the surrounding prefectures of Chiba, Kanagawa, and Shizuoka and caused widespread casualties totaled about 142,800 deaths including about 40,000 who went missing and were presumed dead. Fires that broke out. Some fires developed into fire engulfed the Rikugen Honjo-hai Fukusho, which was the army clothing depot. और मॉडर्न जापान में 2011 का जलजला किसको याद नहीं है, जब एक बदतरीन जलजला और फिर उसके बाद सुनामी तकरीबन 20,000 जानों को निगल गया था। Northern Japan, they felt it. A violent underground. It's from these vantage points on hills and in tall buildings that incredible footage was captured. Sea walls and into cities. This video shows the water rushing over an 18-foot seawall left an enormous amount of visual evidence for study in years to come. और अभी मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2024 के जलजले के बाद और उससे पहले भी तकरीबन 550 जलजले इन 2 दिनों में जापान में आ चुके हैं। एक्चुअली हमारी ये जो दुनिया है ना, ये प्लेट्स पे मुश्तमिल है। इनको कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। तकरीबन 7 बड़ी प्लेटें हैं, छोटी तो बहुत सारी हैं। जो बड़ी प्लेट्स हैं वो तकरीबन 7 हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूवमेंट करती है ना तो हम इसे कहते हैं कि जलजला आ गया। और ये प्लेट जहां सबसे ज्यादा मूवमेंट करती हैं वो जगह है पैसिफिक ओशन, जो हमारी दुनिया का 30% हिस्सा है। टेक्टोनिक प्लेट्स एक्चुअली होती क्या है? ये अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे ऑरेंज देख रहे हैं और ये जो इसकी स्किन है जो बीच बीच में से कटी हुई है, ये एक्चुअली प्लेट्स हैं। जिस तरह ये कटी हुई स्किन एक ऑरेंज का शेप बना रही है, ऐसे ही हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हमारी जमीन का, हमारी अर्थ का शेप बनाती हैं। तो एक्चुअली हमारी जमीन जो है वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स पर मुश्तमिल है। पैसिफिक ओशन में एक बेल्ट है वोल्केनोस और अर्थक्वेक का, जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है और ये तकरीबन 40,000 किलोमीटर पे फैला हुआ है। यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा जलजले आते हैं। जो दुनिया भर में जलजले आते हैं उसमें से 90% जलजले इस रिंग ऑफ फायर में आते हैं। यहाँ पे तकरीबन दुनिया की 2/3 आतिशफिशा मौजूद हैं, जो तकरीबन 750 से 915 के आसपास हैं और इसमें से कुछ डोरमेंट हैं और कुछ एक्टिव हैं। जलजले की जहां बहुत सारी वजूहात होती हैं, वहीं पे एक जलजले की वजह ये आतिशफिशा भी है। और आतिशफिशा की जहां बहुत सारी वजूहात हैं, वहां आतिशफिशा की एक वजह
ये जलजला भी है। और जापान वो कंट्री है जो रिंग ऑफ फायर के सबसे सेंसिटिव हिस्से पे मौजूद है। यही वो वजह है कि जापान में जलजले आना एक आम सी बात है। पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक 8 अक्टूबर 2005 को सबसे भयानक पाकिस्तान की तारीख का वो जलजला था, इसका इस जलजले से क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक ये है कि जो जापान में भी जलजला आया उसकी भी जो शिद्दत थी वो थी 7.6 मैग्नीट्यूड, और जो पाकिस्तान में 2005 में जलजला आया था उसकी भी शिद्दत थी 7.6 मैग्नीट्यूड। और तकरीबन पाकिस्तान में 1 लाख लोग उस जलजले में हलाक हुए थे और तकरीबन 30 लाख लोग बेघर हुए थे। और पाकिस्तान के जलजले की डेप्थ थी 15 किलोमीटर। ये डेप्थ जितनी ज्यादा होती है उतना कम नुकसान होता है। जब डेप्थ नहीं होती जमीन के अंदर तो ज्यादा नुकसान फिर जमीन के ऊपर होता है। इस नए साल की स्टार्टिंग में भी जापान के लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग की होंगी, जिस तरह दुनिया भर के लोगों ने प्लानिंग्स की थी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए। और प्लानिंग करनी भी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग आपकी ग्रोथ और आपके फ्यूचर के लिए और चीजों को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब विदाउट प्लानिंग चलना शुरू होते हैं ना, तो आपको ये तो पता होता है कि आपको जाना कहाँ है, पर जाना किस तरह है ये आपको नहीं पता होता। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। पर इंसान वो गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी जिंदगी भर की प्लानिंग में कहीं पे भी मौत को रखता ही नहीं है। हम 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 20-20 साल की प्लानिंग करते हैं, पर अगर सच पूछें तो हमें अपने अगले लम्हे का भी नहीं पता होता कि हम लोग जिंदा भी रहेंगे या नहीं। प्लानिंग बिल्कुल करनी चाहिए, पर इस प्लानिंग में अपनी मौत को याद रखना चाहिए। और मौत को याद रखने का मतलब यह है कि हमें ये पता हो कि हम अपनी जिंदगी में जो भी करने जा रहे हैं, जो भी हम प्लान्स बना रहे हैं, क्या वो प्लान का पूरा होना हमें सिर्फ दुनियावी तौर पर फायदा देगा, या हमने कुछ उसके अंदर ऐसी चीजें भी रखी हैं जो हमें आखिरत में भी उसका फायदा पहुंचाएंगी। और जब हम अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे तो हम मुंह दिखाने के काबिल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।